एवरीवन वेलकम टू ऑनलाइन अचीवर्स एकेडमी। माई सेल्फ सीमा और हमने 11th की एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी है। उसका सेकंड टॉपिक है लेखन कला और शहरी जीवन, जिसको हम आधा कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे पूरा इसको जितना बचता है। तो इसमें क्या बताया गया कि जो मेसोपोटामिया है उसका जो लाइफस्टाइल कैसा था, वहाँ पे कैसे लोग रहते थे, ठीक है, लिपि का विकास कैसे हुआ, तो वहाँ पे जो शहरी जीवन था और कौन सी नदियों के बीच में पड़ता था, आजकल वो कहाँ पे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। यहाँ की लैंग्वेज कौन सी थी, पहले कौन सी थी, बाद में कौन सी आई, और सिकंदर के टाइम पे कौन सी लैंग्वेज फली फूली थी, और यहाँ का भूगोल क्या था, वो सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। शहरीकरण का महत्व क्या रहा, मतलब शहर कैसे बने, कैसे जनसंख्या का घनत्व रहा, उसके बाद शहरों के माल की आवाजाही, माल था जो शहरों में तैयार होता था कैसे जाता था, कहाँ कुछ लिखा हुआ है, पट्टिकाओं पे क्या लिखा हुआ है, लेखन कला में क्या कुछ लिखा हुआ है, साक्षरता कैसी थी, लेखन का प्रयोग कैसे था, तो वो सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। मंदिर और राजा, मतलब मंदिर कैसे बनते, कितनी इंपॉर्टेंस थी मंदिरों को, वहाँ पे कितने कितने लोग काम किया करते थे, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है इसमें, ठीक है। और ये यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, मोहर ये वाला यहाँ तक। अब हम करते हैं शहरी जीवन से, क्या इससे जो पहले वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये देखिए शहरी जीवन, तो ऊपर के विवरण से पता चलता है कि वहाँ का ये क्या कह रहा है। अब मैं पूरा बार बार पढ़ के नहीं सुनाऊंगी आपको। ये कह रहा है कि जो इनकी लाइफ स्टाइल थी वो कैसी रही है, वो देखिए। ये जो लोग थे, ये इसमें अमीर और गरीबी का भी कहीं ना कहीं पता चलता है, ठीक है। तो जीवन के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं धन दौलत के ज़्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। मतलब धन दौलत सबके पास बराबर नहीं थी। ऐसा लगता है कि कुछ एरिया के पास ही धन दौलत ज़्यादा थी, जैसे राजा और रानी या उसके कुछ पदाधिकारी। तो जैसे हम उनकी कब्र मिली है, कब्रों में क्या मिला है, जो राजा रानी के पास है वो काफ़ी लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने की सजावटी, खंजर, ये सारी चीज़ें, लाजवंत सिंपियाँ, मतलब बहुत ही जो इम्पोर्टेंट और महंगी चीज़ें हैं वो राजा रानियों के पास मिली हैं। लेकिन आम जो आदमी थे उनकी कब्र में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। और सेकंड चीज़ है कानूनी दस्तावेज। ये कह रहे हैं कि कानूनी दस्तावेज में हमें इस टाइम की सामाजिक व्यवस्था की, शादी वगैरह के बारे में भी पता चला कि शादी कैसे होती थी। तो कानूनी दस्तावेज में विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामले मिले हैं कि भाई मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, या मैं किसको अपनी मर्जी से चुन रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, या फिर विवाह से रिलेटेड जो भी बातें वो सब इसमें मिली है, कानूनी दस्तावेज में रिटर्न रूप में मिला है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वर वधू दोनों मतलब आपस में डिस्कशन करते थे, शादी के लड़के लड़कों को पसंद किया जाता था, ठीक है। वधू की जो फैमिली वाले के पिता को इस चीज़ के लिए कहा जाता था कि हमें आपकी वधू पसंद है। उसके बाद दहेज दिया जाता था, मतलब जो वधू के पिता है अपनी तरफ से कुछ दहेज दिया करते थे, अपने दाएं में से कुछ हिस्सा दिया करते थे। तो वो चीज़ें फिर वधू की सास उसको लेने जाती थी घर पे। तो वो सारी चीज़ें हैं, एक दूसरे को पार देते थे, शादी एक रीति रिवाजों से, रस्मों से पूरी हो जाती थी, वो चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद चाहिए आगे चलते हैं, ये क्या कह रहा है कि आगे हम चलते हैं कि उन नगरों में से एक उर, यहाँ तक तो शादी की बात हो गई है, ठीक है। अब इस लाइन में चाहिए, आइए अब उर नगर का अवलोकन करें। एक नगर है, कौन सा नगर है, वो उर, ठीक है। तो ये उर नगर है और उसके बारे में कह रहे हैं कि उन नगरों में से एक था जहाँ सबसे पहले खुदाई की गई थी। मतलब जब खुदाई की गई थी तो ये कह रहे कि उन नगरों में से एक खास नगर माना जाता है, जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। अब नगर आपसे पूछा जाता है, उरुक नगर हमने पढ़ा है, अब ये उर नगर आया, उसके बाद मारी नगर आएगा। तो इन नगरों को ध्यान में रखना कि कौन सा नगर मेसोपोटामिया के नगर थे। तो ये उर नगर के बारे में बात कर रहा है, जिसकी 1930 में खुदाई हुई, और जब खुदाई हुई तो टेढ़ी मेढ़ी गलियां इसमें मिली, पतली पतली टेढ़ी मेढ़ी, जिससे पता चलता है कि यहाँ गाड़ियाँ वगैरह नहीं जा सकती थी, माल है जो वो गधे पर ही लाद कर ले जाया जाता था। तो ये क्या कह रहा है कि जो टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी, तो अनाज वगैरह है ना, जो अनाज वगैरह वो कहाँ किया जाता था, वो ईंधन अनाज गधों पर लाद कर ले जाया जाता था। और एक नगर मिला है जिसकी खुदाई 1930 में हुई है, जिसकी जो नालियाँ नहीं, गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी है। उसके बाद क्या है कि इसलिए यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी, और जो माल है जो कुछ भी ले जाया जाता था वो गधों पर लाद कर ले जाया जाता था। यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था अच्छे से नहीं थी, नगर नियोजन भी नहीं था। मतलब ये कहना चाह रहा है जैसे मोहनजोदड़ो में था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में नगर नियोजन की व्यवस्था थी, नालियों की जल निकासी की व्यवस्था थी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो एक तरह से चीज़ें क्या थी, इनकी अलग तरह से पाई जाती थी। जल निकासी की नालियाँ और मिट्टी की नालियाँ उन उर नगर के घरों के भीतर बनी हुई थी।
मतलब ये जो भी पानी वगैरह होता था, जो बारिश वगैरह आती थी, तो घर के अंदरों से नाली निकाली गई थी। छतों का ढलान भी घर के अंदर की तरफ से झुका हुआ था कि पानी अंदर ही हौज बना रखा था, उसी में मल गंद पानी उसी में एकत्रित हो जाए, गलियों में बुरा कीचड़ ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घर के का सारा कूड़ा कचरा बहाकर गलियों में डाल देते थे। कह रहे हैं कि वैसे तो उन्होंने क्या किया, घर की तरफ हौज बना रखा था भी मल मूत्र जो भी है सब वहीं इकट्ठा हो जाए, गंदा पानी वहीं इकट्ठा हो जाए। फिर भी ऐसा कहीं कहीं प्रतीत होता है कि जो कूड़ा कचरा है वो गलियों में डाल देते थे लोग। ठीक है, और जो लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था और बाहर कूड़ा डालने से गली की सतह ऊंची उठ जाती थी, जिसके कारण क्या होता था, घरों की दहलीजों को भी उठाना पड़ता था। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें दिखाई गई है। वर्षा का कीचड़ घरों के भीतर ना है, कमरों के अंदर रोशनी। ये क्या कह रहा है कि जब बाहर कूड़ा वगैरह डाल देते थे तो गली ऊपर ऊपर तक चली जाती थी, जितना कूड़ा कचरा आता था गलियां ऊपर तक चलती जाती थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, घर नीचाई पे चले जाते थे, तो उन घरों की दहलीज को ऊंचा उठाया जाता था कि बाहर की गंद और ज़्यादा घर के अंदर ना घुसे। अब ये क्या कह रहा है कि कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि दरवाजों से। अब ये कह रहा है कि किसी के घरों में खिड़कियाँ वगैरह नहीं थी, जो रोशनी जानी थी डायरेक्ट दरवाजों से जाती थी। ठीक है, इससे घरों के परिवार में गोपनीयता बनी रहती थी, भी खिड़की वगैरह ना रखो, गोपनीयता बनी रहती थी। अब इस जो एरिया के लोग थे उनके अंधविश्वासी थे, सुगुन अपसुगुन को भी मानते थे, भाई ये चीज़ करोगे तो ये हो जाएगा, ये चीज़ करोगे तो ये हो जाएगा। क्या सगुन अपसुगुन मानते थे, जैसे घर में देहली ऊंची उठी होती थी तो बोलते थे ये धन दौलत की मतलब प्रतीक है, जिसके घर की देहली ऊंची है तो सोचो यहाँ से धन दौलत बहुत है इनके घर में। ठीक है, उसके बाद सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे के घर और न खुले, मतलब आपके जो फ्रंट का दरवाजा है वो किसी दूसरे के घर की ओर न खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता था। ठीक है, वो किसकी मतलब किसी घर के सामने नहीं खुलना चाहिए, उसके घर के सामने कोई घर नहीं होना चाहिए, उसके बैक में किसी के घर की बैक होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर घर की लकड़ी का मुख्य दरवाजा भीतर की ओर न खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी और पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी, दोनों में आपसी झगड़े होंगे, मतलब पत्नी दुखों का कारण बनेगी पति के लिए, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, चीज़ें समझ आ गई। तो ये क्या था, सुगुन अपसुगुन था। अगर आपके सामने किसी का दरवाजा लगता है, ठीक है, तो वो अपसुगुन माना जाएगा, अगर सामने किसी का दरवाजा नहीं खुलता है तो वो शुभ माना जाएगा। ये कुछ चीज़ें बना रखी है इसमें। ठीक है, तो ये क्या थे, एक तरह से इनके अंधविश्वास माने जाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें। अब आगे चलते हैं। पशु चारक क्षेत्र व एक व्यापारिक नगर। अब ये क्या, वो वाला एरिया जहाँ पे पशुओं को चराया जाता था, और व्यापारिक नगर जहाँ से व्यापार होता था, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे। 2000 ईसा पूर्व में अब आते हैं मारी नगर। उड़नगर पढ़ के आए अभी हम, उड़नगर पढ़ लिया हमने, अब आते हैं मारी नगर पे। तो ये कह रहे हैं 2000 ईसा पूर्व में मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। एक तरह से शाही राजधानी की तरह ये फला फूला। जैसे हमने पढ़े हैं कुछ नगर अलग, तीन तरह के नगर पढ़े थे ना, उसमें एक शाही नगर भी होता था, तो वो कौन सा था, मारी था। तो उसके बाद है मारी नगर दक्षिण के उस मैदान में स्थित नहीं है जहाँ खेती की पैदावार भरपूर होती थी। अब देखिए ये कह रहा है कि मारी नगर वहाँ था जहाँ पर खेती इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, और क्या होता था, पशुपालन ज़्यादा होता था। तो वो चीज़ें यहाँ पे क्या होता था, मैं आपको इस पैराग्राफ में बता देती हूँ कि यहाँ पे भेड़ बकरियाँ वगैरह ज़्यादा पाली जाती थी, गडरिये होते थे, वो उनको पशु भेड़ बकरियों को पालते थे। ठीक है, और इनके पास अपना खनिज अगर इनको लेना होता था तो उसके बदले में वो उसको दूध पनीर मांस वगैरह दे के बदले में जो चीज़ें होती थी खनिज से रिलेटेड, जैसे अनाज धातु औजार है, वो चीज़ें लिया करते थे। तो वो चीज़ इसमें बताई गई है। किसानों द्वारा कई बार क्या होते थे, वो गडरिये अपने पशुओं को चराने के लिए जाते थे, तो जो किसानों की फसल होती थी ना, उसके अंदर ही उनको घुसा देते थे, और या उनके अंदर से निकाल कर ले जाते थे, जिनकी उनकी फसल खराब हो जाती थी। किसान और गडरियों के बीच झगड़ा हो जाता था। ठीक है, एक तरह से गडरी खाना बदोश होते थे। ठीक है, लड़ाई झगड़ा करते थे, लूट मार करते थे, वो सब चीज़ें थी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, मेसोपोटामिया। ये क्या कह रहा है कि मेसोपोटामिया के इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलेगा कि वहाँ की कृषि का समृद्ध और मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदाय झुंड, मतलब एक तरह से क्या कहते थे, ये गडरिये थे ना, ये खाना बदोश थे। ठीक है, खाना बदोश होने की वजह से ये क्या करते थे, लड़ाई झगड़े करते थे। गडरिये फसल काटने वाले मजदूर और भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर यहाँ बस जाते थे। उनमें से कुछ ने अपने खुद को शासन भी स्थापित कर लिया।
कहते हैं जो ये पशुपालन, यहाँ का मारी का मेन जो व्यवसाय था पशुपालन था, कृषि भी था पर मेन पशुपालन था। तो वो क्या करते थे, वहाँ पे अपना काफ़ी झुंड के रूप में आते थे और स्थायी रूप से वहाँ बस जाते थे और क्या करते थे, वहाँ पे शासन भी स्थापित कर लेते थे। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें बताई गई कि ये खाना बदोश गडरिये कौन कौन से एरिया से बिलोंग करते थे, कौन कौन सी जाति से। तो ये खाना बदोश लोग अक्कदी, एमोराइट, अरिसियाई, आर्मियन जाति से बिलोंग करते थे। तो याद रखना, अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई, आर्मीनियन ये जाति थी। एक आर्मी वालों की भी थी, एक असर होता था उन पे, आर्मी असर होता था, असीरियाई थी। एमोराइट, कहीं कहीं राइट भी होते थे वो अपनी जगह, और अक्कदी, एक अक्कदी। तो अक्कद तो हमने पहले भी पढ़ा ना, तो याद रखना अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई, आर्मीनियन। ठीक है, और जो यहाँ पे मारी में स्पेशल थे ना वो एमोराइट के थे। कौन थे वो? एमोराइट समुदाय के। तो याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डेगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया। कहते हैं कि यहाँ के लोग देवी देवताओं का बहुत आदर करते थे, और जो मारी जो एरिया था ना, मारी नगर था ना, वहाँ पे एक मंदिर बनवाया गया था। वो देवता किसका था? डेगन। डेगन पूछेंगे, देवता डेगन का मंदिर कहाँ बनवाया गया था? मारी में बनवाया गया था। मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली हुई थी। मतलब यहाँ कोई पर्टिकुलर ये नहीं था कि एक ही जाति एक ही धर्म के लोग रह सकते हैं। यहाँ पे संस्कृति है, अलग अलग समाज है, वो रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। विभिन्न जातियों तथा समुदाय के लोगों का परस्पर मिश्रण में से वहाँ की सभ्यता और शक्ति जीवन उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो यही चीज़ इसके अंदर बताई जा रही है बस मारी नगर के अंदर। ये यहाँ पे मारी जिरिमिल का राजमहल दिखाया गया है। यहाँ एक राजा था जिमरिलिम, उसका राजमहल दिखाया गया कि कैसा कैसा उसका राजमहल था, कहाँ सिंहासन कक्ष था, कहाँ आंगन था, कहाँ सभागार था, कहाँ बाहरी आंगन, कुआं, प्रवेश द्वार, ये सारी चीज़ें वहाँ दिखाई गई है। ठीक है, और ये प्रांगण वगैरह ये सारी चीज़ दिखाई गई है पिक्चर्स में। ठीक है, तो ये उस जो था ये जिमरिलिम मारी में स्थित राजमहल, उसके बारे में बताएगी क्या क्या उसके राजमहल में था, कैसे कैसे आभूषणों का यूज़ होता था, को क्या क्या मतलब पदाधिकारी खाने में क्या क्या उनके सामने आता था, किस तरह का खाना खाते थे, किस तरह का भोजन करते थे, कैसे अतिथियों का सत्कार करते थे, वो चीज़ इसमें बताई गई है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? मारी। मारी के राजाओं को सदा सतर्क और सावधान रहना पड़ता था क्योंकि भिन्न भिन्न जातियों चरवाह चलने फिरने की इजाज़त। क्या कह रहे हैं कि जो मारी था ना, उनके राजाओं को सदा सतर्क रहना पड़ता था। क्यों? क्योंकि भिन्न भिन्न डिफरेंट जो जनजातियाँ होती हैं, चरवाह जो पशुओं को चराते रहते थे, को राज्य में चलने फिरने की इजाज़त तो थी परंतु उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी क्योंकि वो खाना बदोश टाइप होते थे। क्या करते थे? अपने अपने बारे में सोचते थे, उल्टा सीधा काम करते रहते थे, इसलिए राजाओं को सतर्क रहकर उन पर नज़र रखनी पड़ती थी। ठीक है, तो इसमें कैसे पता चलता है इस बारे में कि राजाओं को ऐसा करना पड़ता था कि एक बार राजा और उसके पत्राधिकार के बीच में पत्र व्यवहार हुआ, मतलब बातचीत हो रही है और उसमें लिखा हुआ है कि वो ऐसे ऐसे बातों को बता रहा है, राजाओं को समझा रहा है कि इन खाना बदोश के बारे में कि मैंने क्या देखा कि 2 शिविर है और उन शिविर में से रात में मैंने बार बार आग की जलने की आवाज़ आ रही है, बार बार आग दिख रही है कि आग का कुछ कर रहे हैं वो, तो हमें खतरा है कि कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। तो उन दोनों के बीच बात हुई है, वो एक पत्र व्यवहार में दिखाई गई है, पत्र में लिखी हुई मिली है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी पट्टी पे लिखी हुई मिली है। तो मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। ठीक है, जहाँ लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और अन्य किस्मों का माल नाव के जरिए फ्रात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों से लाया जाता था। ये क्या कह रहे हैं कि वहाँ व्यापार होता था, वहाँ से रिलेटेड जो भी पनीर था, जो मांस था, जो दूध से रिलेटेड चीज़ थी, मतलब एक तरह से मतलब दूध की बनी, पशुओं से बनी जो चीज़ थी वो जाती थी, बदले में तांबा, रांगा, तेल, मदिरा वगैरह ये चीज़ें वहाँ से आती थी। उसके बाद दूर दूर के एरियो से लाया जाता था, ऊंचे ऊंचे इलाकों से, जैसे तुर्की है, सीरिया है, लेबनान है। मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण था, मतलब काफ़ी फला फुला ये नगर। ठीक है, तो अच्छा माना गया इसको। यहाँ पे जो है दक्षिण नगर में घिसाई पिटाई, पत्थर चक्किया, लकड़ी, शराब, तेल, पीपे, मतलब वो सारी चीज़ें यहाँ लाया जाती थी, आया करती थी, नाव से व्यापार होता था। इतने इतने मदिरा के पीपे रखे जाते थे, उन पे 10% टैक्स होता था, वो सारी चीज़ें लिखी जाती थी इसमें। ठीक है, जो एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता था, जो था ना जो, वो एक अलग खास नौकाओं में आता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप आलसिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिला है। यह द्वीप उन दिनों तांबे तथा टीन के व्यापार के लिए मशहूर माना गया था। एक द्वीप था अलाशिया, वहाँ से तांबा आता था और जो उस टाइम का फेमस द्वीप माना जाता था तांबे और टीन के लिए।
ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आपको। ये वाली लाइन है कि 10% टैक्स दिया जाता था। अलाशिया है वो मिला है उनको किस चीज़ के लिए, तांबे के लिए भी, वहाँ से तांबा आता था और वो तांबा और टीन के लिए फेमस माना जाता था। परंतु यहाँ रांगे का भी व्यापार होता था क्योंकि कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए एक सामग्री के रूप में यूज़ होता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपके मारी में। यहाँ सैनिक दृष्टि से सबल नहीं था परंतु व्यापार की दृष्टि से बिल्कुल परफेक्ट माना जाता था। उसके बाद ये मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई मिली है, ये सारी चीज़ें दिखाई गई। इसमें क्या क्या उन चीज़ों क्या क्या मिला है, कैसे कैसे खुदाई की गई है, वो सारी चीज़ आप एक में रीड कर लेना। ठीक है, मेसोपोटामिया संस्कृति के शहरों का महत्व। अब ये क्या कह रहा है कि मेसोपोटामिया की कल्चर्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। वो हमें कैसे पता चलता है कि क्या कुछ खास संस्कृति थी, क्या थी इसमें। तो मेसोपोटामी वासी शहरी जीवन को महत्व दे देते, जहां उनके समुदाय और संस्कृति के लोग साथ साथ रहा करते थे। युद्ध में शहरों नष्ट हो जाने के बाद भी अपने काव्य के जरिए उनको याद करते थे। ये कह रहा है, इसमें ये क्या बता रहा है कि जो मेसोपोटामिया की संस्कृति क्या थी, ये कह रहा है कि वो अपने जो इलाके थे ना, नगर थे, उनसे बहुत अटैचमेंट रहते थे। राजा थे जो अपने शहरों के मतलब शहरों से, अपने नगरों से बहुत अटैचमेंट रहते थे, बहुत महत्व देते थे। क्यों? अगर वो नष्ट भी हो जाते थे ना तो भी उनके काव्य में, उनकी जो बुक्स थी, उनके काव्य थे, उसमें उनको याद किया जाता, नगरों को उनके बारे में लिखा जाता था। बड़ा ही मतलब चीज़ें लिखी जाती, जैसे किसी आदमी के मरने के बाद उसको बहुत याद किया जाता था, ऐसे वो किसी नगर को नष्ट होने के बाद उसके बारे में बहुत डीपली याद करते रहते थे, उसको मतलब फील करते रहते थे चीज़ों को। तो ये क्या कह रहा है कि मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व था। इस बात का हमें किस में पता चलता है? एक गिलगेमिस, ये रहा, दोबारा देखिए, ये आपका गिलगेमिस महाकाव्य। तो क्वेश्चन बनेगा कि गिलगेमिस कहाँ का महाकाव्य है? मेसोपोटामिया का। क्या था इसमें? कितनी पट्टिकाओं पर लिखा हुआ है? ये 12 पट्टिकाओं पर लिखा हुआ है। ठीक है, एक राजा का नाम है गिलगेमिस, जो एन मरकर के पहले राजा रहा है। एन मरकर, देखो आपको समझ नहीं आएगा, मैं अच्छे से समझा देती हूँ। गिलगेमिस है और एन मरकर है। एन मरकर हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, मैंने आपको बताया था, उसने अपने दूत को भेजा अरट्टा के राजा के पास कुछ चीज़ें, लाजवत मणि वगैरह लेने के लिए। वही राजा ही एन मरकर उरुक का राजा था। एन मरकर की मृत्यु होने के बाद गिलगेमिस दूसरा राजा बनता है। ये क्या था? ये काफ़ी महान योद्धा था, काफ़ी अच्छा उरुक पर शासन किया करता था, उरुक का राजा था ये। ठीक है, गिलगेमिस एन मरकर के बाद आया था, इसी के ऊपर लिखा गया गिलगेमिस महाकाव्य। तो इसमें इसके एक दोस्त की मृत्यु हो जाती है जो बहुत ही योद्धा था, बहुत ही वीर था। उसकी मृत्यु होने के बाद इसको बहुत कुछ मतलब अंदर तक झकझोर जाती है चीज़ें, और ये सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने की सोचता है। ठीक है, तो उसके एक दिन ये टहल रहा था ऐसे ही अपने नगर के आसपास, और नगर की दीवारों को देखता है, ईंटों को देखता है, तो उसका मन भाव विभोर हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। कहाँ तो इसका मन इतना दुखी था, और कहाँ फिर ये कहता कि कोई बात नहीं, हम खुश नहीं है तो क्या हुआ, आगे हमने इतना अच्छा नगर बना दिया, हमारे बच्चे इनको देखेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी इनको देखेगी, ये करेगी। मतलब एक तरह से नगर को देखते ही ना सारी चीज़ें भूल गया। तो ये चीज़ें दिखाएगी कि अपने नगरों को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देते थे, तो वो चीज़ इसके अंदर बताई गई है बस। उसके बाद लेखन कला की देन। लेखन कला की देन है, इसमें कहा गया है कि जो लेखन कला ना, वो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, काफ़ी चीज़ें मिली हैं कहाँ से? मेसोपोटामिया से। ठीक है, हालांकि मर्मस्पर्शी कहानी किस्मों की तरह तरह से वर्णन मौखिक रूप से एक दूसरे से मिल जाते हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें मौखिक रूप से नहीं मिल सकती, वो हमें लिखित दस्तावेज में ही मिली है मेसोपोटामिया से। ठीक है, जैसे क्या होता है, मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन है उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा। तो याद रखना, काल गणना और गणित की जो विद्वतापूर्ण परंपरा है वो हमें मेसोपोटामिया की देन मिली हुई है। ठीक है, 1800 के आसपास की कुछ पट्टिकाओं से मिला है गुना और भाग की तालिकाएं, वर्ग, वर्गमूल, चक्रवर्ती ब्याज, ये सारी चीज़ें, 2 का वर्गमूल, ये सारी चीज़ कहाँ से मिली है? मेसोपोटामिया से। ठीक है, तो आगे भी जो दिखाया गया है ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली हुई है? मेसोपोटामिया से मिली हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कि ये वाला इस टाइम में, वो उस टाइम मिली है सब चीज़ें, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इस चीज़ का। अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना है और उस अगुल गहरे पानी में डूबा हुआ है तो संपूर्ण पानी का आयतन बनाओ, ये वाली चीज़ें, इससे रिगार्डिंग चीज़ें मिली है मेसोपोटामिया से। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, 4 हफ्तों में विभाजन, 12 घंटे, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली हुई है? ये सारी हमें
कहाँ से मिली है, मेसोपोटामिया की देन मानी जाती है। ठीक है, अभी आगे चलिए। ये है जब सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं, वर्ष मास दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है अच्छे से। रात को आकाश के तारों का तारामंडल की स्थिति के बराबर नज़र रखते हुए हिसाब रखना। मेसोपोटामिया की इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भी उपलब्धि संभव नहीं होती यदि लेखन कला और विद्यालयों जैसी उन संस्थाओं का अभाव होता जहां विद्यार्थीगण पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते और उनकी नकल करते थे, और जहां कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन का हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार न बनाकर ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था जो अपने पूर्वजों की बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सके। कह रहा कि अगर लेखन कला ना होती, चीज़ें लिखी ना जाती, तो शायद आज हमें ये चीज़ें नहीं मिलती। तो वही चीज़ें बताई जा रही है इसमें। एक पुस्तकालय मिला है, एक पुराकालीन पुस्तकालय। ठीक है, तो उसमें वो जो है 720 से 610 ईसा पूर्व तक अपनी उन्नति के शिखर पर रहा है ये पुस्तकालय। असीरियाई लोगों के साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। असीरियाई लोग थे यहाँ पे, उस टाइम लोह युग चल रहा था। ठीक है, जो चीज़ें हैं, एक मिनट, तो दोबारा देखिए इसमें क्या कर रहे हैं कि लोह युग का टाइम था, उस टाइम लोह युगीन संस्कृति का टाइम चल रहा था, और असीरियाई लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। टाइमिंग था 720 से 610 ईसा पूर्व। ठीक है, और यहाँ क्या होता है कि एक राज्य था, एक राजा था, राजा का नाम था असुरबनीपाल। राजा का नाम था असुरबनीपाल। तो ये क्या है, ये असीरियाई, मैंने आपको बताया था कि असीरियाई ने अटैक कर दिया था किस पर, आपके मेसोपोटामिया पर। वहाँ अटैक करने के बाद क्या किया था, वहाँ बस गए थे वो, और वो अपना राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, और अपनी चीज़ों को वहाँ फॉलो करने लगे थे। तो उनका एक राजा था असुरबनीपाल। उसने क्या किया था, वहाँ की राजधानी थी निनवे। निनवे में एक पुस्तकालय स्थापित किया। ये रही निनवे। निनवे में एक पुस्तकालय स्थापित किया जिसमें इतिहास, महाकाव्य, स्कूल साहित्य, ज्योतिष, स्तुति, ये सारी चीज़ें उस पुस्तकालय में होती थी, जिनकी पट्टिकाओं को इकट्ठा करने का प्रयत्न किया गया। ठीक है, क्या करते थे, ये सारे के सारे इतिहास, महाकाव्य वगैरह होते थे, इन पर क्या किया जाता, रिसर्च किया जाता था। इनकी जो पट्टिकाएं, इनसे रिलेटेड जो नॉलेज है वो सारी इकट्ठी की जाती थी। ठीक है, और दक्षिण में लिपिकों को, विद्यालयों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता। जो भी दक्षिण एरिया था वहाँ पे जो लिपिक थे उनको पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, और पट्टिकाओं का विशाल संग्रह तैयार किया जाता था। जो बेबीलोन था ना, बेबीलोनिया, ये साउथ वाले एरिया में, मैंने आपको बताया था दक्षिण में उसको बेबीलोनिया बोला जाने लगा बाद में, दक्षिण एरिया को। तो वो बेबीलोनिया ना पट्टिकाओं के लिए मशहूर क्षेत्र माना जाता था। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी रिसर्च होती थी, कहाँ कितनी पट्टिकाएं हैं, क्या चीज़ें मिलती हैं। पट्टिकाएं क्या होती थी, वो चिकनी सी एक परत होती थी जिस पर कुछ ना कुछ लिखा जाता था किलाक्षर से। ठीक है, तो किलाक्षर जो वहाँ की मानी जाती थी, तो उससे कुछ ना कुछ लिखा जाता था। तो ये कह रहा है कि बाद में सुमेरियन भाषा बोलनी बंद हो गई। 1800 के आसपास सुमेरियन भाषा बोलनी बंद हो गई थी, और फिर भी बंद होने के बाद भी कहीं ना कहीं वो कामकाज में, लेखन के कामकाज में उसके लक्षण मिले हैं हमें। ठीक है, तो जो विद्यालयों में शब्दावली, सूचियों में वो चीज़ें मिली है हमें, सुमेरी और अक्कदी। और उसके बाद है पट्टिकाओं आदि के माध्यम से पढ़ाई होती थी। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि 650 ईस्वा पूर्व से 2000 ईसी पूर्व तक पुरानी किलाकार अक्षरों की लिखी पट्टिकाएं पढ़ी और समझी जा सकती थी। ये कह रहा है कि कहाँ तो 2000 ईसा पूर्व की पट्टिकाएं थी। ठीक है, और कहाँ 650 ईसा पूर्व की पढ़ाई थी। फिर भी 2000 ईसा पूर्व की जो स्टडी थी ना, लैंग्वेज थी, वो 650 में भी पढ़ी जाती थी, क्योंकि सुमेरी और अक्कदी लैंग्वेज अब भी चल रही थी। किसमें, पढ़ाई लिखाई के काम में। कौन सी लैंग्वेज, जो सी 2000 के आसपास थी, वो 650 में भी समझ आ रही थी, क्योंकि वो अभी भी चल रही थी उनके कामकाज में, उनकी लिखा पढ़ी के कामकाज में। वही पुरानी किलाकार अक्षरों में लिखी गई पट्टिकाएं। याद हो गया, क्योंकि हमने जो पुरानी पट्टिकाएं पढ़ी है वो कौन सी थी, किलाकार अक्षरों में लिखी गई थी, कील की तरह, मतलब ऐसे लिखा गया डार्क डार्क करके मिट्टी की एक परत पर। तो ये कह रहा है कि उस लैंग्वेज का अभी भी यूज़ हो रहा था लिखा पढ़ी के काम में। जो 1800 में सुमेरी लैंग्वेज कह रहे हैं ना, बंद हो गई थी, बट वो बाद तक चलती रही 650 तक। ठीक है, कौन सी थी, वो किलाक्षर थी। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है कि असुरबनीपाल
कि आदमी यह जानते थे कि पुरानी पट्टिका और उनकी प्राकृतिक को कहाँ से खोजा जाए, कैसे प्राप्त किया जाए, ये चीज़ें थी। उसके बाद गिलगेमिस महाकाव्य, मैंने अभी बताया था आपको, गिलगेमिस महाकाव्य गिलगेमिस राजा के नाम पर 12 पट्टिकाओं में लिखा गया था, तो वो महाकाव्य था। ठीक है, उस महत्वपूर्ण पट्टिकाएं तैयार हुई थी, उसके लिए प्रतियां तैयार करने में उनमें उनका नाम और तिथि लिखते थे। पट्टिकाओं के अंत में असुरबनीपाल का उल्लेख भी मिलता है, क्योंकि इसने क्या किया था, सारी पट्टिकाओं को इकट्ठा कराया, उनकी नकल कराई, मतलब उनको दोबारा से क्या कराया, कॉपी कराया, उनको एक जगह रखवाया, उन पे रिसर्च करवाया, तो वो सारी चीज़ें थी। तो ये क्या लिख रहा है, असुरबनीपाल क्या लिख रहा है पट्टिकाओं में कि मैं असुरबनीपाल, ब्रह्मांड का सम्राट, असीरिया का शासक, जिसे देवता ने विशाल बुद्धि दी है, विद्वानों को मैंने गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया, विद्वानों से मैंने देवताओं की बुद्धि विवेक को पट्टिकाओं पर लिखा है, और मैंने पट्टिकाओं की जांच की, संग्रहित किया, मतलब वो सारी बातें बता रहा, अपनी तारीफ मार रहा, पूरी जितनी उस पर मारी जा रही है। ठीक है, तो वो चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण काम था कि इन पट्टिकाओं की सूची तैयार की गई। इसमें टोकरी भर पट्टिकाओं, जो मतलब बहुत सारी पट्टिकाएं तैयार की गई, इसलिए उनको टोकरी भर पट्टिका इसलिए बोला गया। ठीक है, तो उसके बाद है असुरबनीपाल के पुस्तकालय में कुल मिलाकर 1000 मूल ग्रंथ थे और 30,000 पट्टिकाएं मिली है। तो ये आई होप बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आ गया इस पैराग्राफ में क्या है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे पहले कि जो ये असुरबनीपाल था ये कहाँ का था, असीरियाई शासक था। इसने क्या किया था, सारी पट्टिकाओं को इकट्ठा किया, एक पुस्तकालय बनाया, कहाँ बनाया, निनेवा में बनवाया, और उसके बाद इसने क्या लिखा कि मैं सम्राट हूँ, मैंने बुद्धि और विवेक का यूज़ किया जो भगवान ने मुझे दी है, मैंने गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया है, वो सारी चीज़ें इसने लिखी हुई है। ठीक है, कितनी हज़ार इसके पुस्तकालय में जो पट्टिकाएँ मिली है वो 30,000 मिली है, पुस्तकालय में मूल ग्रंथ 1000 मिले, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर है, आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें भी एक कहानी है, एक आरंभिक पुरातत्ववेदा की। तो इसके अंदर क्या बताता है वो कि इस पैराग्राफ में कि यहाँ पे असीरियाई शासक कर रहे थे पहले। अभी हमने असुरबनीपाल के बारे में पढ़ा, वो एक असीरियाई था। अब कौन आता है, एक सूरवीर आता है, नेबोपोलासर, दक्षिण कछार का एक सूरवीर नेबोपोलासर। ये क्या कहता है कि नेबोपोलासर है, उसने क्या किया, बेबीलोनिया को 625 ईस्वी में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कर दिया। क्या किया, असीरियाई को हरा दिया, भगा दिया बाहर, और अपना शासन स्थापित कर लिया इसने। और तब तक शासन स्थापित किया जब तक सिकंदर ने इस एरिया को, बेबीलोन को पराजित नहीं किया, तब तक यह एक महान, दुनिया का सबसे बड़ा नगर रहा बेबीलोन। कब तक, जब तक सिकंदर ने इसको क्या नहीं किया, पराजित नहीं किया। और स्थापना किसने की इस नगर की, मतलब इसको इतना ऊंचाइयों पर कौन लेके गया, नेबोपोलासर। ठीक है, तो ये कितने एरिया में फैला हुआ था, देखो ये नेबोपोलासर है, ये कौन है, नेबोपोलासर। इसने क्या किया, इसको असीरियाई से मुक्त करा दिया। आगे प्रयोजन चलती रही, चीज़ें आगे आगे बढ़ती रही, और तब तक ये 31 तक जो सिकंदर ने इसको पराजित नहीं किया, ये बेबीलोन दुनिया का सबसे बड़ा नगर बन गया। जो इसका एरिया था 850 हेक्टेयर में फैला हुआ था, 4 दीवारी थी, बड़े बड़े राजमहल थे, जिगुरात यानी सीढ़ीदार मीनारे थी इसके पास, काफ़ी अच्छी अनुष्ठान केंद्र थे यहाँ पे, काफ़ी गणितज्ञ और खगोल विधियों ने यहाँ पे खोज कर ली थी। ठीक है, उसके बाद ये तो नेबोपोलासर की बात पढ़ रहे हैं। फिर आता है अंतिम शासक नेबोनिड्स, इसी के काल का अंतिम रहता है नेबोनिड्स, वो स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक माना जाता है। उसने क्या कहा, उसने एक कहानी बताई कि मैंने एक रात सपने में नगर के देवता देखा। उसने कहा कि बहुत लंबे टाइम तक कोई भी महिला पुरोहित नहीं रही है, तो यहाँ इसमें बेबीलोन में एक महिला पुरोहित भी होनी चाहिए। तो उसने क्या देखा कि मैंने अपनी बेटी को उन आभूषण, जैसे मैंने सपने में देखा था ऐसे ही मैंने अपनी बेटी को आभूषण वगैरह पहनाए और मैंने उसको महिला पुरोहित बना दिया। तो वो चीज़ें उसने बताई है। उसके बाद उसने कहा कि उसके मतलब कुछ जो उसके आदमी थे जो काम करते थे, वो एक राजा की उसके पास पिक्चर्स लेके आए, वो एक तरह से मूर्ति लेके आए। वो किसकी मानी गई थी, वो सारगोन के राजा की मानी गई थी। ठीक है, तो वो जो चीज़ें थी वो सारगोन के राजा की मानी। और फिर क्या होता है कि उसमें वो कहता है कि जो सारगोन का राजा है उसकी जो पिक्चर्स है वो फूटी हुई थी, टूटी हुई थी। तो मैंने उसको ध्यान से देखा और फिर बड़े बड़े क्या है शिल्पियों को बुलाया, और शिल्पियों को बुलाने के बाद उसकी पिक्चर्स को क्या मैंने ठीक करवाया, उसकी मूर्ति की मरम्मत कराई, और देवताओं के प्रति भक्ति और राजा के प्रति अपनी निष्ठा के कारण मैंने कुशल शिल्पियों को बुलाया और उस खंडित को ठीक करवाया। बस इस तरह की कुछ चीज़ें इसमें अंदर लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिए एक बार। जो चीज़ें हैं मैंने बता दी इसमें क्या क्या कुछ था। ठीक है, जो राजा थे क्या कुछ उन्होंने किया, वो सारी चीज़ें आप
आपको भी ज़रूर रीड करनी होगी, खाली मेरे पढ़ाने से ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। तो कंप्लीट होता है इसमें काल रेखाएं हैं, कुछ थोड़ी बहुत दिन पे रीड कर ले जाना कि उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों की खेती की शुरुआत कब होती है, 7000 से 6000। दक्षिण मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिर कब बना था, 5000 में। लेखन कार्य की शुरुआत 3200 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद उरुक का एक विशाल नगर के रूप में विकास हुआ था, वो कब हुआ था, 3000 में हुआ था। तो ठीक है, आरंभिक राजाओं का शासनकाल जिसमें गिलमेगिस जैसे पुराने राजा भी थे, तो वो कब थे, 2700 से 2500 वाले। किलाकार लिपि का विकास 2600। सुमेरियन के स्थान पर अक्कदी लैंग्वेज आई थी 2400 में। सारकोन और अगध सम्राट 2370 में। ये सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं, उन्हीं को दोबारा क्या हुआ, एक बार आपको हाईलाइट किया हुआ है। सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीत लिया, अक्कदी भाषा और किलाकार लिपि का प्रयोग में रही, और किलाकार लिपि के अक्षरों की पहचान, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका आपका, ठीक है। आपको उसको ध्यान से पढ़ना एक बार। सेकंड टॉपिक आज आपका कंप्लीट है, नेक्स्ट वीडियो में आपका थर्ड टॉपिक आएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।